हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, आज 1 सितंबर की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प डी स्ट्रेस्ड पावर सेक्टर। सो गाइस, अभी क्या है, स्मार्ट मीटर लेके आने की बात हो रही है। खैर ये तो पहली पुरानी बात है, स्मार्ट मीटर तो पहले लेके आने की बात हो रही है। ये मेनली क्या है कि प्रीपेड मीटर्स हुआ करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या आता है। देखो अभी क्या आपको पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 2030 तक नियरली क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसलिए क्या है, स्मार्ट मीटर्स को सजेस्ट किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारे टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेज होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। अभी क्या है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज की वजह से क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूट यूटिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जो इलेक्ट्रिसिटी में 72 पैसा पर यूनिट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, आपको पता है एक यूनिट के हिसाब से जो भी पैसा है तो उसमें क्या करते हैं, 72 पैसा हमसे एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज का। ठीक है, इंडिया का क्या एम है कि अभी क्या है, देखो इंडिया के जो ये लॉसेज होते हैं वो 20% है। तो इंडिया का चाहता है कि 2022 तक ये हमारा लॉस 20% से घट के 12% हो जाए और 2027 तक ये हमारा लॉस है वो 10% से भी कम चला जाए। स्मार्ट मीटर्स मेनली क्या करता है, कंज्यूमर की इलेक्ट्रिसिटी क्या कितनी यूसेज है उसे मेज़र करता है और उसे रिकॉर्ड करता है। वो क्या करता है कि देखेगा कंज्यूमर के दिन के डिफरेंट टाइम्स में उसकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है और ये इन्फॉर्मेशन वो सेंड करेगा एनर्जी सप्लायर को थ्रू ओवर द एयर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बेनिफिट्स के स्मार्ट मीटर्स का, देखो बेनिफिट्स तो यही है। सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जो कंपनीज होती हैं, डिस्कॉम को, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। ऑफ कोर्स क्या करेंगे हम, जो ये लॉसेज हैं उन्हें रिड्यूस करेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एनहेंस करेंगे ईज ऑफ बिल पेमेंट्स एंड द बिलिंग एक्यूरेसी। कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट है, देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे 72 पैसा पर यूनिट चार्ज लिया जा रहा है एक्स्ट्रा, वो घटेगा। ठीक है, हम अपने जो बिल्स हैं वो इजीली पे कर सकते हैं, हम अपनी यूसेज को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को हम इन्हेंस कर सकते हैं। देखो अभी क्या है ना, मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है बिलिंग में कुछ भी दे देते हैं ये लोग। ठीक है, तो क्या होता है, इससे क्या हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कंज्यूमर खुद यूसेज अपनी ट्रैक कर पाएगा, सिस्टम स्टेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और रिलायबल होगा। ठीक है, अभी चैलेंजेस क्या, चैलेंजेस यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, साइबर सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं चैलेंज होएगा एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन विथ न्यू सिस्टम। ठीक है, स्मार्ट मीटरिंग नेशनल प्रोग्राम है, ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिट ने स्टार्ट किया था। इसका एम यही था कि वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर्स विद स्मार्ट मीटर्स इन इंडिया। ठीक है, सो गाइस वैसे ये स्मार्ट मीटर पिछले साल भी था न्यूज़ में 2019 में, उस वक्त यही था कि प्रीपेड हुआ करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया टारगेट्स 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। अभी देखो कोल गैसिफिकेशन क्या करेगा, इसमें क्या करेंगे, 3 फेज में से किया जाएगा और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगी 4 लाख करोड़ की रहेगी। तो जरा देखते हैं 3 फेज में क्या। सबसे पहले 2020 से 24 में 4 मिलियन टन को क्या किया जाएगा, गैसिफाई किया जाएगा। फिर 2020 से 26 तक में 6 मिलियन टन को गैसिफाई किया जाएगा और 2022 से 2030 के बीच में 90 मिलियन टन ऑफ कोल को गैसिफाई किया जाएगा। एक स्टीयरिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इस रिगार्ड में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वी.के. श्रीवास्तव। अभी वी.के. श्रीवास्तव क्या है, ये नीति आयोग के मेंबर है। देखो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना उनको क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंथेटिक नेचुरल गैस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सिन गैस होती है वो उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो सिन गैस आपको पता होना चाहिए गाइस, ये यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिन गैस क्या होता है। तो सिन गैस एक प्रोसेस होती है, जो सिन गैस प्रोड्यूस होती है वो किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। जो सिन गैस यूज़ होती है वो हम काफ़ी अदर प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने में, फ्यूल्स बनाने में, सोलवेंट बनाने में या सिंथेटिक मटेरियल्स बनाने में। अब बेनिफिट क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारी जो एनर्जी फ्यूल की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी। फर्टिलाइजर्स अगर ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर हम ज़्यादा बना सकेंगे तो यूरिया हमें ज़्यादा मिल सकेगा, अदर केमिकल्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। गैस को ट्रांसपोर्ट करना इजी है या चीपर है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टिंग कोल, और जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं उन पे भी हम रिड्यूस होंगे। इश्यूज़ क्या होंगे, देखो जो कोल गैसिफिकेशन है ये CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, CO2 ज़्यादा एमिट करता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कोल प्लांट। ये वाटर इंटेंसिव ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा वाटर की खपत करती है। ठीक है, लो कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि इसकी एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक ट्रेडिशनल कोल की है, और इसमें हाई लेवल ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। क्योंकि इंडियन कोल के आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में जो बिट्यूमिनस कोल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जबकि सबसे अच्छा कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोल होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या, उसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू और हाई लेवल ऑफ उसमें इनऑर्गेनिक क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट ऑफ जीडीपी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून ऑफ 2021 रिलीज। तो गाइस ये तो आपको पता ही चल चुका होगा। अभी क्या जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है, उसने क्या किया, ये रिलीज़ किया जीडीपी इस क्वार्टर की। जो हमें देखने को मिला जो जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर 2021 में वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है 23.9%, और जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में हमारी इंक्रीज़ हुई थी 5.2%। इकोनॉमिक्स में 2 सक्सेसिव क्वार्टर में अगर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला जाए तो उसके बाद क्या होता है, रिसेशन आने लग जाता है। ठीक है, अब क्या है, ग्रोस वैल्यू एडिशन देखने को मिला है, वो फर्स्ट क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ 22.8%, और यही अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में किया जाए तो वो हमारा 4.8% ग्रोथ हुआ था। जो गाइस जो ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या होता है, ये मेनली सेक्टर स्पेसिफिक होता है, और जीडीपी क्या होता है, आपको पता है ये सब सम होता है तीनों सेक्टर्स का। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का। ग्रोस वैल्यू एडिट में क्या होता है, जीडीपी होते हैं प्लस सब्सिडीज जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन उसमें टैक्सेस क्या होता है, नेगेटिव मतलब माइनस करते हैं। इट रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू प्रोडक्शन प्रोसेस। प्राइवेट कंजप्शन का अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ 26.7%, और जो प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट है 47.1% हुई है। और अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो वो बड़ा, आपको पता है गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है ताकि क्या हमारे इकोनॉमी को थोड़ा ग्रो अप मिल सके। जो प्राइवेट कंजप्शन अगर वही हम पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 56.4% थी, और इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 32% थी ऑफ ऑल द जीडीपी। इम्पैक्ट देखा जाए, इम्पैक्ट का क्या, ये तो आपको पता ही है, जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी है, इनकम घटी है। ठीक है, और गवर्नमेंट की बोरिंग्स भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, मेजर क्या लिया गया, देखो 2 तरह के मेजर होते हैं, फिजिकल मेजर, मॉनेटरी मेजर। मॉनेटरी मेजर्स वो होते हैं जो आरबीआई लेती है ताकि वो बैंक्स को क्या मतलब कि बैंक्स को बूस्टअप कर सके। फिजिकल मेजर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट लेती है ताकि क्या कर सके, वो इकोनॉमी को क्या कर सके, बूस्टअप कर सके। तो फिजिकल मेजर्स में मेनली क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करेगी, आपको कैश सपोर्ट देगी, सब्सिडीज देगी, डायरेक्ट या जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हें क्या करेगी, कम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा स्पेंड करेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा क्या है, लोग मतलब कि अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाएं, लेकिन इससे क्या होएगा, गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता है। मॉनेटरी मेजर्स में क्या रही है, आरबीआई क्या कर रही है, देखो लैंडिंग रेट्स क्या कर रही है, कम ले रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन इससे बढ़ सकती है। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन आपको पता है, इन्फ्लेशन में मेनली क्या होता है, जब जो कैश का इनफ्लो क्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आरबीआई क्या करती है, लैंडिंग रेट्स कम करती है, तो लोग ज़्यादा क्या कैश उनके पास आएगा, तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। ठीक है, तो यही है। आगे बढ़ते हैं हम। इंडियन एशियन एग्रीड टू रिव्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एट 17th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट। देखो अभी क्या इंडिया ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था एशियान के साथ, वो 2009 में किया था, सबसे पहले सिर्फ गुड्स के लिए, ओनली फॉर गुड्स। ठीक है, 2014 में लेकिन इंडिया ने इसमें सर्विसेज भी ऐड कर दी थी। ठीक है, इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स विद एशियान in 2019 and in 2014 a free trade agreement in services विल ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, अब आपको 10 एशियन कंट्रीज तो पता ही होंगी कौन कौन सी होंगी, क्योंकि हम ये पढ़ते रहते हैं। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, तो ये 10 कंट्रीज हैं। अभी क्या ये रिव्यू करने की क्या ज़रूरत है, देखो रिव्यू करने की इसलिए ज़रूरत है कि हम क्या करना चाहते हैं कि जो एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे मॉडर्न बनाना चाहते हैं, आज की जो ट्रेड प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग, एंड स्ट्रीमलाइन कस्टम्स एंड रेगुलेटरी प्रोसीजर। इंडिया, आपको पता है इंडिया क्या स्ट्रॉन्गर प्रोविजन लेके आ रहा है, जैसे रूल ऑफ ओरिजिन। ठीक है, हमने उस दिन पढ़ा भी था रूल ऑफ ओरिजिन। ठीक है, रिमूव कर रहा है नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड बेटर मार्केट एक्सेस। ठीक है, अब आपको पता है रूल ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, मेनली जो प्रोडक्ट का क्या नेशनल ओरिजिन क्या है, उसका नेशनल सोर्स क्या है, वो हम डिटरमाइन करते हैं। नीति आयोग के स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो यूटिलाइजेशन रेट है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का बाय इंडियन एक्सपोर्टर वो बहुत कम है, बिटवीन 5% टू 25%। क्यों ऐसा इतना कम क्यों है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो फेस करते हैं इन निगोशिएटिंग द रूल्स। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है एशियन के साथ वो भी इंक्रीज़ हुआ है ओवर द ईयर। अब क्या टू चेक, अब ये रूल ऑफ ओरिजिन या फिर जो इतनी जो हम रिव्यू कर रहे हैं ये ट्रेड एग्रीमेंट्स, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो डंप करते हैं उनकी प्रैक्टिसेस को हम चेक कर सकते हैं। अभी क्या देखो, इंडिया ने तो मना किया वो नहीं लेगी, तो इंडिया, इससे क्या होता है ना, चाइना डायरेक्ट इंडिया में नहीं भेजता, लेकिन क्या करता है चाइना पहले वियतनाम में भेज देगा, फिर वियतनाम से इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, वो एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि लगता है कि फ्री में ही आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या, अगर रूल ऑफ ओरिजिन अगर आ जाएगा ना, तो हमें पता लग जाएगा कि नहीं वो प्रोडक्ट वियतनाम से नहीं, वो प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है। ठीक है, तो रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब यही है। ठीक है, तो इससे क्या, हम जो चाइना के प्रोडक्ट्स जो डंप हो रहे हैं उसे हम चेक कर सकते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, हर्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ताकि इंडिया को हम हेल्प कर सके, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके इन सेवरल प्रोडक्ट, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनेबल सर्विसेज में। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एशियन कंट्री से कितनी होते हैं। देखो जो रेड में वो एक्सपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हो कि हमारे एक्सपोर्ट हम हर जगह कम है और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हर जगह ज़्यादा है। सिंगापुर में देख लो, इंडोनेशिया में आप देख सकते हो, मलेशिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में। ठीक है, सो गाइस यही था इस न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं।
अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि 10 कंट्रीज़ के साथ जो हमारी टॉप 10 कंट्रीज़ है जिससे हम ट्रेड करते हैं, इंडिया सिर्फ ट्रेड सरप्लस सिर्फ यूएसए के साथ करता है, बाकी 9 कंट्रीज़ के साथ क्या है, इंडिया को सिर्फ ट्रेड में डेफिसिट ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर यूएन गाइडलाइंस ऑन असेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। अभी ये गाइडलाइंस इसलिए बनाए हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए जस्टिस प्रिवेल करना ईजी हो सके, तो इसलिए ये गाइडलाइंस लेके आए हैं। गाइडलाइंस में मेनली 10 प्रिंसिपल्स दिए हैं और डिटेल बताएगी किस तरह से इनका इम्प्लीमेंट होगा। तो पहले हम ये 10 प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। देखो 10 प्रिंसिपल्स में ये है कि किसी को भी आप जस्टिस देने को मना नहीं कर सकते। नो वन शैल बी डिनीड असेस टू जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटीज़। जो भी फैसिलिटीज़, जो भी सर्विसेज एक कॉमन मैन को है वो यूनिवर्सली असेसिबल दी जाएंगी टू एंश्योर इक्वल असेस टू जस्टिस। तीसरा है कि राइट टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजरल एकोमोडेशंस, राइट टू असेस लीगल नोटिसेस एंड इन्फॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड असेसिबल मैनर, एंटाइटल टू ऑल द सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, सभी उनको सेफगार्ड्स मिले जाएंगे दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉ ऑन इक्वल बेसिस विद अदर, राइट टू फ्री और अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस। देखो गाइस, नालसा हम इसलिए लेके आए थे, सालसा और नालसा इसीलिए लेके आए हैं हम, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन्हें हम क्या कर सकें, फ्री या अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, राइट टू रिपोर्ट कंप्लेंट्स, वो कंप्लेंट्स रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, उन्हें अगर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है वो इनिशिएट कर सके कंसर्निंग ह्यूमन राइट वायलेशन एंड द क्राइम, इफेक्टिव एंड रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स फॉर सपोर्टिंग असेस टू जस्टिस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अवेयरनेस राइज कर सके, उनको ट्रेन कर सके फॉर ऑल दोज वर्किंग इन द जस्टिस सिस्टम एड्रेसिंग। ठीक है, तो ये हमने 10 प्रिंसिपल्स है जो हमने देख लिए। अभी क्या कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी आया था, इसके अंडर भी यही था कि जो डिसेबल पर्सनस को हम राइट टू असेस टू जस्टिस प्रोवाइड कर सके, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी क्या बैरियर्स हैं, क्या डिसेबल्ड जो पर्सन हैं वो बैरियर्स फेस करते हैं। देखो पहली बात है लीगल और जो पॉलिसी बैरियर्स है वहीं सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, वहाँ जहाँ कोई पॉलिसी या प्रैक्टिसेस नहीं है, वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि ये प्रॉब्लम है फेस करते हैं। एटीट्यूड्स क्या हैं, जो पुलिस का एटीट्यूड, लॉयर्स का एटीट्यूड है, जजेस का एटीट्यूड है, वो बहुत नेगेटिव है। इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है कि उनके पास लिमिटेड असेस है इन्फॉर्मेशन का जो प्रोवाइड किया जाता है एक्सेसिबल फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल मटेरियल्स रिगार्डिंग वंस राइट। फिजिकल बैरियर्स ये है कि लैक ऑफ एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट, देखो उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं है कि जिसमें क्या वो इजीली वहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि अगर सीढ़ियाँ हैं तो इस तरह की लाइक मतलब कि ये जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उनके लिए बैरियर। ठीक है, जिन इंक्लूडिंग चाहे वो कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो या फिर लॉयर्स के ऑफिस हैं। अब इंडिया का क्या एफर्ट है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो गाइस ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में आया था। इसमें हायर एजुकेशन में इन लोगों को रिजर्वेशन मिला है 5%, और गवर्नमेंट जॉब्स की देखो ये 4% अभी बढ़ाया, इससे पहले 3% था। ठीक है, असेसिबल इंडिया कैंपेन इसलिए लाया था ताकि हम यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन लोगों को प्रोवाइड कर सकें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया कि जो डिसेबल को सेम बेनिफिट्स मिलने चाहिए एज सेम बेनिफिट्स ऑफ द SC/ST कोटा। ठीक है, चलो अब छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, अभी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या, देखो एक फंड है ये। ठीक है, अभी देखो जापान ने जापान ने कमिट किया है कि वो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के अंडर इंडिया को 3500 करोड़ रुपीस देगा, ताकि कोविड-19 जो क्राइसिस फेस कर रहा है इंडिया उसकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट में जापान उन्हें 3500 करोड़ रुपीस क्या करेगा, देगा। जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है ये गवर्नमेंट एड है, मतलब कि गवर्नमेंट को रिलीफ करने के लिए पैसा दिया जाता है ताकि वो अपनी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जापान ने ये इनिशिएट किया था इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इंडिया 1958 में। ये कोऑपरेशन बिगिन किया गया था ऑफिशियल डेवलपमेंट लोन के साथ, विच वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जापान हैड एवर प्रोवाइडेड फॉर एनी कंट्री। पर 1958 में जापान ने पहली किसी कंट्री को क्या दिया था, एज सच इकोनॉमिक मतलब कि असिस्टेंस दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया फ्रांस स्पेस कोलैबोरेशन, तो गाइस आपको पता है गगनयान प्रोजेक्ट को हमने भेजना है 2022 में। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, 3 क्रू मेंबर्स को हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे स्पेस पे, जो वहाँ पे 5 to 7 डेज रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या जो आपको पता होगा, ठीक है मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया है, इसमें क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ऑलरेडी रशिया ट्रेन कर रहा है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ जो एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं वो हमें फ्रांस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो इसमें यही है कि अभी जो स्पेस एजेंसीज हैं इंडिया की और फ्रांस की क्या कर रही हैं, वो आर इन एडवांस स्टेज ऑफ, वो काफ़ी डिस्कशन कर रही हैं फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी इक्विपमेंट टू गगनयान एस्ट्रोनॉट्स।
ये इक्विपमेंट सिमिलर होंगे जो फ्रांस ने अपने मिशन अल्फा में यूज़ किए थे, ठीक है। बाकी गगनयान मिशन क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसरो ने प्लान किया था। इसमें क्या है वो 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे फॉर पीरियड ऑफ 5 to 7 days बाय 2022। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है ये जुलाई 2020 का रिलीज़ किया गया है और इसमें जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ है ऑफकोर्स घटेगी, 20.5% घटी है। तो इंडेक्स ऑफ कोर 8 कोर इंडस्ट्रीज मेनली क्या करती है, सिलेक्टेड जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनका मतलब कवर करती है। तो आपको पता ही होगी हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ठीक है। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स है जो मंथली रिलीज किया जाता है। कौन रिलीज करता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। बेस ईयर में हम कौन सा लेते हैं, 2011-12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। देखो सोलर ट्री ये मेनली मेटल स्ट्रक्चर से बनाते हैं। इसमें जो सोलर पैनल्स है वो टॉप पे होते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रांचेस ऑफ रियल ट्री, ठीक है। तो 1 सोलर ट्री रिड्यूस कर सकता है 10 to 12 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ये जो सोलर ट्री है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, CSIR-CMERA के द्वारा, और ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में इंस्टॉल किया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितने, 11.5 किलोवाट पावर। आगे बढ़ते हैं, पेंगोंग सो लेक। तो भाई ये सॉल्ट वाटर लेक है, आपको पता है लद्दाख में है। ये पार्टली क्या इंडिया के लद्दाख रीजन में और पार्टली ये तिब्बत में पड़ता है। नियरली जो 2/3 लेक है वो चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इंडिया के कंट्रोल में सिर्फ 45 किलोमीटर लेक आता है। काराकोरम जो माउंटेन है जो ट्रांस हिमालय में पड़ती है वो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया को क्रॉस होकर चलती है और एंड होती है नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेयर रेनातुश इंस्क्रिप्शन अनर्थ। देखो ये इंस्क्रिप्शन है, ये आंध्र प्रदेश के कडापा डिस्ट्रिक्ट में अनर्थन गई है और ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें रिकॉर्ड दिखा रहा है एक गिफ्ट, जो लैंड गिफ्ट, आपको पता है एंशियंट में क्या करते थे, जो ब्राह्मण्स थे उन्हें एक गिफ्ट में वो लैंड देते थे। तो एक यूनिट बताइए कि 6 मीटर्स मारता, जैसे आप गज की यूनिट यूज़ करते हो स्क्वायर मीटर की, तो उसी तरह कुछ लैंड इस यूनिट में क्या करते थे वो गिफ्ट करते थे। ये जो इंस्क्रिप्शन थी वो 8th सेंचुरी AD की है, जब जो चोला के अंडर क्या था, चोला के महाराजा रेनाडू के अंदर क्या था, रूल करते थे। जो तेलुगु चोला थे रेनाडू, वो रूल करते थे ओवर रेनाडू रीजन, प्रेजेंट डे जो कुडापा डिस्ट्रिक्ट है। ओरिजिनली इंडिपेंडेंट था लेकिन बाद में इसे जो ईस्टर्न चालुक्यस थे उन्होंने सीज कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्मागेडन इन चेस। तो गाइस ये आपको पता ही होगा, जब क्या है, जब मैच ड्रॉ हो जाता है क्रिकेट में तो सुपर ओवर होता है, ठीक है। हॉकी या फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट होता है, उसी तरह जब चेस में क्या होता है, जब ड्रॉ हो जाता है तो भाई ये होता होगा आर्मागेडन, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये फाइनल डिसिसिव हुआ था चेस में। तो रिसेंटली क्या है, इंडिया और रशिया को ज्वाइंट गोल्ड मेडल विनर्स हुए हैं ऑफ द ऑनलाइन चेस ओलंपियाड, ठीक है। सो यहाँ पे 1 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स खत्म हो गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।